हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले का जो एक क्लास था पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, वो आप लोग देखे होंगे। जब वो क्लास स्टार्ट हुआ था तो लगभग 5-7 मिनट बाद जो है बीच में बफरिंग कर गया था और कुछ वीडियो कट गया, उसमें नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। और उसके बाद जो है कंटिन्यू लगभग 45 मिनट तक चला हुआ है। उसके बाद हमने उसको खुद बंद कर दिए, प्रॉब्लम हो गया था। तो उसके आगे का क्लास जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जितना कुछ था हम लोग देखे थे। जिसमें जो क्लास कट गया था वो हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। उसमें का कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक है। क्या कहते हैं उसे? अभिकारक। अभिकारक। और उसके फल स्वरूप जो बनते हैं इसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। क्या कब बोलते हैं इसे? प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और उसके फल स्वरूप जो तत्व या यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिफल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझ रहे थे, जिसमें से संयोजन देख लिए थे। संयोजन हम लोगों ने देख लिया था, संयोजन। और वियोजन भी देख लिए थे, संयोजन और वियोजन। और उसके बाद विस्थापन, ये भी हम लोगों ने देख लिया। 3 रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए थे, 3 प्रकार का। और आज पढ़ना है हम लोगों को द्विविस्थापन। आज क्या पढ़ना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करते हैं? उसके जगह से हटा देते हैं। मतलब जो इससे पहले एकल विस्थापन पढ़े थे उसमें क्या था, जैसे यहाँ पर है NaCl प्लस यहाँ पर है जिंक, तो इधर क्या बनेगा? यही था। तो अगर हम इसको ऐसे समझे कि आगे वाला लड़का है और पीछे का लड़की है और ये भी अकेला लड़का है, और ये जो जिंक है ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पैसा वाला है। तो ये जो है लड़की अब इसके साथ चल जाएगा, तो क्या बनेगा? NaZnCl। अब ये लड़का दारू पी के जिएगा तो ये बनेगा अलग से Na। इसी तरह का कंसेप्ट यही था, इसी तरह हम लोगों ने बनाया था। अब यहाँ पे द्विविस्थापन में क्या होगा, ऐसे समझिए कि यहाँ पे आपके बुक के जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी है कोई तत्व, और यहाँ पे है एक्स और वाई। एक्स और वाई, तो इसमें समझिए कि आगे वाला क्या होगा? लड़का होगा। आगे वाला क्या होगा? लड़का होगा। और पीछे का ये लड़की होंगे। और ये आगे का इसमें का लड़का और ये पीछे का लड़की। यही कंसेप्ट है। अब इस लड़का को इस लड़की के साथ मिला दीजिए और इस लड़का को इस लड़की के साथ मिला दीजिए। अब देखिए तो क्या बनेगा? AY प्लस लड़का पहले एक्स डी। तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ था विस्थापन में कि एक ही विस्थापित हो रहा, देख रहे हैं, एक एक स्थान से हटके दूसरे स्थान जा रहा था, तो इसमें एक ही विस्थापित हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से उठ के एक बी जो है इधर चली आया और वाई जो है इधर चले आया। देखिए दोनों अदला बदली कर दिए, यहाँ पे दोनों विस्थापित हो गया, दो विस्थापित हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापित। और यहाँ पे एक ही विस्थापित हुआ है, इसलिए क्या बोले हैं? एकल विस्थापन या सीधा विस्थापन। तो एकल विस्थापन का कंसेप्ट ये था जो हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में देख लिए हैं। और द्विविस्थापन का कंसेप्ट ये ऊपर रहा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया का
परिभाषा लिखेंगे। इसका परिभाषा क्या होगा, तो लिखेंगे जब दो यौगिक अपने अपने तत्व को एक दूसरे के साथ विस्थापित कर लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अलग अलग यौगिक, आपकी किताब से कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं एकदम सटीक, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन। चलिए यहाँ पे है NaCl और AgCl, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए तो यहाँ पे हम लेते हैं NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ नमक है, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये जो Na है ये क्या होगा, लड़का, और ये Cl लड़की, यही कंसेप्ट है। और Ag लड़का और Cl लड़की, यही कंसेप्ट है। अब ये जो लड़के किसे मिलेंगे, इस लड़का से, और ये लड़की इस लड़का से, तो क्या होगा NaNO3 प्लस, अब ये लड़का क्या है Ag और ये लड़की Cl, तो क्या बना AgCl और इधर NaNO3। यहाँ पे देखिए दोनों आपस में क्या किए, विस्थापन कर लिए, अपना अदला बदली कर लिए। तो यहाँ पे कोई अभिक्रियाशील से मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे के नजर में अभिक्रियाशील है और दोनों एक दूसरे को क्या किए हैं, बदल लिए हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बस कंसेप्ट समझना होता है, जितना आसानी से आप समझ जाइए। तो ये किसका कौन अभिक्रिया हो गए, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, या हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या एक ही अभिक्रिया, कोई एक ही समीकरण है या कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ और वो अलग अलग अभिक्रिया में जुड़ सकते हैं, यह भी हम समझ सकते हैं कि क्या वो अलग अलग अभिक्रिया में जुड़ सकते हैं या नहीं। जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरा अभिक्रिया, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम लोग कौन सा अभिक्रिया देखने वाले हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में हमने अवक्षेपण अभिक्रिया की भी चर्चा किए थे, लेकिन जो बफरिंग हो गया जिस कारण से वो नहीं आ पाया। तो यहाँ पे समझिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल यानी पानी में नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब समझिए कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होता है कि जो ये अभिकारक है उसके फलस्वरूप प्रतिफल बनते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होते हैं? प्रतिफल बनते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप क्या होते हैं? प्रतिफल बनते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप प्रतिफल बने। अब इस प्रतिफल में कोई ऐसा यौगिक बन जाए जो जल के नीचे चल जाए, ऐसा यौगिक का निर्माण हो जाए जो जल में नीचे जाके बैठ जाए, नीचे जम जाए। जैसे आप पानी में गिट्टी डालिएगा डोल में तो क्या होगा? कंकड़ नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार जो भी प्रतिफल बना और वो जल में नीचे बैठ जाएगा उसे बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे उसे? अवक्षेप। और जो नीचे बैठ जाता है ना उसको ऐसे नीचे की ओर तीर से दर्शाते हैं, नीचे की ओर तीर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभिक्रिया लिखा है ना, ये द्वि विस्थापन में तो आपको समझाए है। और यह कौन सा एक और विस्थापन है? अवक्षेपण विस्थापन बोल रहे हैं। और कौन सा अभिक्रिया है ये? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्योंकि इसमें AgCl क्या है? अवक्षेप है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जल में डालने पे नीचे की ओर बैठ जाता है, इसलिए ये AgCl क्या है? अवक्षेप है। और नीचे की ओर बैठ जाता है इसलिए नीचे की ओर तीर दर्शाते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में नीचे की ओर आपको तीर दिख जाए तो समझ जाइएगा वो यौगिक क्या है? अवक्षेप है, यानी वो जल में नीचे बैठ जाएगा। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यही बात लिखे हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल मतलब पानी के नीचे बैठ जाता है, नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जो यहाँ पर वही एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? यह भी कंसेप्ट एकदम हलवा हो गया, आसानी से निपट गया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आप कहिएगा नहीं। अगला हम लोग देखते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए अब इसको समझिए। इसमें वैद्युत है मतलब विद्युत। क्या है? विद्युत, करेंट की चर्चा है। यानी वैसी अभिक्रिया जो करेंट के उपस्थिति में होगा, करेंट के उपस्थिति में अपघटित हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऐसे समझिए, यहाँ पे है नमक। ये क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड। चलिए क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी नमक। अब इसमें जो Na है ना, सोडियम, ये जो है अलग है और Cl अलग, और दोनों मिलकर क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो सोडियम है इसके ऊपर प्लस आयन होते हैं और क्लोरीन के ऊपर माइनस आयन। ये आप लोग पढ़े होइएगा, 9th में ही पढ़ना है। वैसे कल भी हम बताए थे लेकिन जो वीडियो कट गया ना उसमें काफी चीज आप लोगों का बेकार चल गया, इसका मुझे अफसोस है। तो Na मतलब सोडियम धनात्मक है और क्लोरीन ऋणात्मक। तो जब प्लस और माइनस सटे आपस में अगर बात करें, सट सकता है यानी आकर्षण होगा, तो आप कहिएगा हाँ ये क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण। लेकिन प्लस प्लस सेम सेम में आकर्षण नहीं होगा, उसको बोलते हैं विकर्षण। क्या बोलते हैं उसको? विकर्षण। अब समझिए ऐसे कि ये जो सेम सेम प्लस प्लस, अब समझिए ये जो प्लस है और माइनस है
इसमें क्या है, आकर्षण हुआ, क्योंकि ये प्लस को समझिए लड़का है और माइनस को समझिए लड़की है, तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा। और यहाँ पे दोनों लड़का है तो दोनों का देह महकेगा एकदम पसनियाए, इसलिए आकर्षण नहीं होगा, उसको विकर्षित बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों लड़कियां हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम है तो विकर्षण, सेम है तो विकर्षण। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अलग अलग है तो आकर्षण, क्या होगा, आकर्षण। तो सेम सेम रहने पे, सेम आवेश रहने पे क्या होता है, समान आवेश पे विकर्षण और अलग अलग पे आकर्षण, अलग अलग पे क्या होता है, आकर्षण। और आप लोग एक और चीज पढ़े होइएगा क्लास 9th में, जोड़ वाला कंसेप्ट, कि जब प्लस और माइनस, प्लस प्लस हो जाए तब क्या होगा, माइनस माइनस हो जाए तब क्या होगा, या माइनस प्लस हो जाए तब क्या होगा, या प्लस माइनस हो जाए तब क्या होगा। ऐसे पढ़े ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैसे होता है, यह भी कंसेप्ट है। तो इसको समझिए, मान लीजिए कि ये जो प्लस है ना, यह आपका दोस्त है, प्लस मतलब दोस्त और माइनस मतलब दुश्मन, माइनस मतलब दुश्मन। इस कंसेप्ट को समझिए ताकि आपको आगे काम आए, कि प्लस मतलब दोस्त और माइनस मतलब दुश्मन। तो दोस्त का दोस्त क्या होता है, तो आप कहिएगा दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। लेकिन दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो जाएगा तो प्लस होगा, दुश्मन का दुश्मन, तो आप दोनों का, ये आपका दुश्मन है और इसका भी दुश्मन ये है, तो आप यहाँ पे है, ये आप है, तो दुश्मन आपका ये है और ये इसका भी दुश्मन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। लेकिन दुश्मन का दोस्त क्या होगा आपका, तो वो दुश्मन ही होगा, यानी माइनस होगा। और दोस्त का भी दुश्मन क्या होगा, आपका दुश्मन ही होगा, क्योंकि आपके दोस्त का दुश्मन है तो वो क्या होगा, आपके लिए भी दुश्मन होगा। और आपके दुश्मन का दोस्त है तो भी वो आपका दुश्मन ही होगा। लेकिन दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा और दोस्त का दोस्त दोस्त होगा, है ना, एकदम मस्त। तो चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये आकर्षण विकर्षण का कंसेप्ट है। अब समझिए, यहाँ पे एक बाल्टी बनाते हैं, ये है एक बाल्टी और इसमें है पानी, इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, और इसमें हम मिला दिए हैं NaCl यानी नमक। तो NaCl नमक मिला हुआ है, NaCl, NaCl। अब समझिए, हम क्या करते हैं, इसमें तार जोड़ देते हैं, इसमें क्या करते हैं, तार जोड़ देते हैं, तार जोड़ दिए बैटरी से, ये माइनस वाला तार है और ये प्लस वाला तार है। अब समझिए कि जब इसमें करंट जाएगा ना, तो ये जो NaCl है ना टूट जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये जो माइनस वाला है ना, माइनस किस पे था, याद कीजिए, Na पे प्लस था और Cl पर माइनस था। ये जो Cl है क्लोरीन माइनस वाला, आप बताइए ये किधर भागेगा, किसकी ओर आकर्षित होगा, तो आप कहिएगा प्लस की ओर। किसकी ओर आकर्षित होगा, प्लस की ओर, माइनस से दूरे न भागेगा। और ये जो प्लस वाला सोडियम है ये किसकी ओर आकर्षित होगा, माइनस की ओर। ये भी प्लस वाला सोडियम माइनस की ओर, और माइनस वाला क्लोरीन प्लस की ओर। तो जब भी आप पानी में नमक घोरिएगा और उसमें करंट फ्लो कीजिएगा, तो आपके जो तार होगा ना उस पर कुछ चिपक जाएगा, तो प्लस वाला तार पर जो चिपकेगा वो क्या होगा, आपका क्लोरीन होगा। और माइनस वाला तार पे जो आपको चिपक गया रहेगा वो क्या होगा, सोडियम होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह जो अपघटित किया जाता है अभिक्रिया को, उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत दे के किए ना, इसे ही बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें विद्युत, विद्युत प्रवाहित, प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर
यौगिक यौगिक का धनायन यौगिक का धनायन तत्व कैथोड पर तथा ऋणायन तत्व एनोड पर आ जाते हैं। अब जो प्लस वाला तार था ना, इसी को प्लस वाला तार को एनोड बोलते हैं, एनोड, और माइनस वाला तार को कैथोड बोलते हैं। अब समझिएगा, हो सकता है गलती लिखा होगा, वैसे होता हमको ध्यान नहीं, तो आप लोग मिला लीजिएगा अपना, एनोड और कैथोड, यानी पॉजिटिव निगेटिव इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो धनात्मक था वो किस पे सटेगा, देखिए धनात्मक किस पे सटेगा, कैथोड पे, यानी जो प्लस वाला होगा ये किस पे सटेगा, कैथोड पे, और ऋणात्मक यानी माइनस वाला किस पे सटेगा, एनोड पे। तो देखिए प्लस माइनस से सटा है, माइनस प्लस से सटा है, यही कंसेप्ट ना था इसमें, NaCl मिला हुआ था, याद आया कुछ था कि नहीं था। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। सही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, छोटा लाइट कट गया है, फैन चलाते हैं तो खूब आवाज करता है, उधर पूरा करेंट ले लेता है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला अभिक्रिया देखते हैं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग अगला चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार जो मिलता है ना, तो उदासीन बनता है, क्या बनता है, उदासीन। तो हम लोग वहां पे उदासीनीकरण अभिक्रिया को इसी प्रोसेस को बोलते हैं उदासीनीकरण, और इसको हम लोग अगला लेसन अम्ल क्षार लवण में अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदासीनीकरण को हम लोग छोड़ देते, और अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वातावरण में, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, ठीक, और वहां वायुमंडल में क्लोरीन भी गैस है, अगर प्रकाश दोनों पे पड़ता है और दोनों करीब आएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश के उपस्थिति, ठीक है। तो जब ये दोनों पास आएगा और धूप निकल रहेगा तो दोनों मिल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा HCl। तो ये कैसे अभिक्रिया कहलाएंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता हो,
जब ये इसे प्रकाश करेगा और दोनों सामने आएगा तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, HCl। तो वैसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उससे क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब अगला है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। आप समझेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे लिखा है, हमको ये बात दिक्कत था। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। अब समझिए ऑक्सीकरण में क्या होता है और अवकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ता, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब कोई ना कोई निकलता होगा, हाइड्रोजन निकलता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो आपको हर अर्थी में नहीं दिखेगा तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकलता ही होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन निकलता है। और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन निकलता है। मतलब इस चोट्टा में दुश्मनी है, कोनो एक हो जाएगा, कोनो एक ही जाएगा। अगर हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीजन कहेगा हम नहीं रहेंगे, और ऑक्सीजन गया तो हाइड्रोजन कहेगा हम नहीं रहेंगे। तो जो ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं अवकरण, या हाइड्रोजन निकलता है उसको बोलते हैं अवकरण। समझ में आया कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा, ऐसे समझिए। पहले कंसेप्ट जो बताया वो याद रखिएगा और डिफिनीशन आप खुद भी लिख सकते हैं। और समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक, तो ये बन रहा है CO2। तो आप बताइए इसे हम ऑक्सीकरण बोलेंगे या अवकरण बोलेंगे। तो आप कहिएगा कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीकरण। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, हमको लगता था कि 1 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म है, अभी आधा घंटा हो चुका है और यही चल रहा है, 1 घंटा पहले भी पढ़ाई। चलिए, तो इसको ये कंसेप्ट समझ गया। तो ये ऑक्सीकरण था, यानी जब ऑक्सीजन जुटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण। और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, यहाँ पे है सल्फर प्लस O2। आप बताइए ये ऑक्सीकरण है या अनऑक्सीकरण। इसी का दूसरा नाम है अनऑक्सीकरण, इसी का उल्टा हो गया अनऑक्सीकरण। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या निकल रहा है, क्या कंसेप्ट है कि ये ऑक्सीकरण है या अवकरण। आप कहिएगा इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए H+Cl, अब बताइए 2HCl। अब ये ऑक्सीकरण है या अवकरण है, तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो आप कहिएगा इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, अवकरण। इसलिए यह अभिक्रिया क्या होगा, अवकरण। क्या होगा यह अभिक्रिया, अवकरण। तो यही कंसेप्ट है कि जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा तो अवकरण। लेकिन 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 कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ऐसा समीकरण आपको मिल जाएगा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा
देखिए कोई ऐसा समीकरण मिल जाएगा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा और हाइड्रोजन भी निकल रहा होगा, और एक जगह हाइड्रोजन भी जुड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, मतलब दोनों काम एक ही साथ हो रहा होगा, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण प्लस अवकरण दोनों अभिक्रिया जुटा हो, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल होगा, हाँ दिया हुआ है, ऑक्सीकरण और अवकरण। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल है H2S प्लस Cl क्लोरीन है, और इधर बना है 2HCl प्लस S सल्फर अलग कर। अब समझिए यहाँ पे कि ये जो है लड़का था, ये लड़की था, तो ये लड़का इसको इस लड़की को फंसा लिया, और ये लड़की बेचारी अब अकेले, बड़ा दुख होता है। तो ये अलग कंसेप्ट हो गया। तो ये यहाँ पे कैसे बन गया ये बताएगा। इसका मतलब है कि ये एकल विस्थापन भी है, विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है, और ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। इसीलिए हम बोले थे कि एक ही समीकरण अलग अलग अभिक्रिया हो सकते हैं, मतलब अलग अलग अभिक्रिया में उसको हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल रहा है, देखिए सल्फर से निकल गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अवकरण। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अवकरण। हो गया कि नहीं बताइए? तो एक जगह हाइड्रोजन निकल रहा है और एक जगह हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो जहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसको क्या बोलेंगे? अवकरण। अवकरण, जुड़ने को क्या बोलते हैं? अवकरण। और जहां पे निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। अब मिलाइए, ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे निकल गया, यानी ऑक्सीजन जुट गया। तो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का है, निकला ना भैया, एक टर्म्स कंडीशन हुआ ना, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे जुट गया है इसलिए अवकरण। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रिया सम्मिलित होते हैं, वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण हम लोग समझ गए। अब समझते हैं ऑक्सीकरण के उपयोग। दैनिक जीवन में हम लोगों को क्या क्या ऑक्सीकरण का उपयोग देखने को मिल जाते हैं। तो पहला है भोजन का खराब होना। जितने भी भोजन खराब हो जाते हैं, गर्मी के समय और जल्दी खराब हो जाता है, तो भोजन के खराब होने में किसका हाथ है? ऑक्सीजन का। किसका हाथ है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीकरण के कारण भोजन क्या हो जाते हैं? दुर्गंधित हो जाते हैं ज्यादा समय रहने पे। तो किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। और आग लगता है, ये भी किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। तो अब आप लोगों को पढ़ना है दहन एवं ज्वाला। 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 तो पहले हम समझेंगे दहन किसे का, तब समझेंगे ज्वाला किसे का। लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जो आग लगता है उसको दहन कहते हैं, और आग का जो ढिढोरा फेंकता है उसको ज्वाला कहते। जैसे मान लीजिए ये सब लकड़ी है, ठीक, और ये लकड़ी आग लग गया है इसमें, ये जो आग लगा ये आग क्या कहलाएगा? दहन। और इसका जो ढिढोरा फेंक रहा है ऊपर ऊपर, ये कहलाएगा ज्वाला। एकदम कंसेप्ट क्लियर। आग लगने को क्या बोलते हैं? दहन। और आग का जो ढिढोरा फेंकता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वाला। बस इतना कंसेप्ट सिंपल में आप लोग समझ लीजिए। अब समझिए, एक एक करके समझेंगे कि दहन किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ जलकर ज्वाला, जलकर उष्मा
तथा प्रकाश उत्सर्जित करे उसे दहन कहते हैं। अब लाइट कट गया तो अब डीम हो गया सब कुछ। जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अब यह तो देखे हैं कि जब भी आग लगता है तो उसमें उष्मा गर्मी लगता है और वही प्रकाश उत्पन्न करता है, लाइट, इससे ज्योत जो जाता है। तो कोई भी पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दहन। उसे क्या कहते हैं? दहन। याद रहेगा, उसको क्या कहते हैं? दहन। और दहन के लिए कुछ शर्त है। दहन के लिए क्या है? कुछ अपनी शर्त है कि दहन भी लगेगा तो उसका कुछ होगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे लगेगा। तो दहन लगने के लिए क्या क्या चाहिए, उसकी आवश्यक शर्तें क्या है, ये समझते हैं। जैसे पहला है ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन दिख रहा था से ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन की आपूर्ति। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। बिना ऑक्सीजन के आग कभी नहीं लग सकता है। इसलिए आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कौन गैस चाहिए? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन नो कैन बी हीट। बिना ऑक्सीजन के ये जो है आग नहीं लग सकता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। तो पहला केस की आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। दूसरा है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। अगला क्या है? ज्वलन ताप। किसी भी चीज को अगर जलाना है तो उसका जो न्यूनतम ज्वलन ताप होगा वहां तक पहुंचना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये बुक है नॉर्मल, किसी इसका ओशो का है, ये बुक है, ठीक। इस बुक को हम क्या करेंगे? जलाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जब हम आग लगाएंगे तो बताइए ये सीधा जलने लगेगा? नहीं जलेगा, ये सीधा नहीं जलेगा। इसके पीछे क्या का है? और ये हम जहां तक पढ़े हैं उसमें हम एक पेज डाले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब जब हम आग लगाएंगे और इस पेज पे सटाएंगे आग को तो फटाक सीना लहर जाएगा। इस पे जब आग लगाएंगे तो फटाक सीना लहर जाएगा। और जब हम इस पूरा बुक पे लगाएंगे तो नहीं लगेगा। पूरा बुक पे लगाएंगे तो नहीं लगेगा। एक लकड़ी पे लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसके पीछे क्या काम कर रहा है? ज्वलन ताप। इसमें जो एक पेज है इसका एक पेज में सीधा आग पकड़ लेगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम है। ये कम ज्वलन ताप पे जलने लगता है। लेकिन जब पूरा बुक की बात करते हैं तो इसमें क्या है? बहुत पेज है और पूरा में एक साथ आग पकड़ाने के लिए इसका ज्वलन ताप भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो जिसका ज्वलन ताप जितना ज्यादा होगा वो उतना देर से लहरेगा। इसीलिए जब हम किसी कागज को लहराएंगे, आग बारेंगे तो जल्दी आग पकड़ लेगा। लेकिन किसी लकड़ी में आग लगाएंगे तो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप ज्यादा है। इसलिए जब कोई लकड़ी को जलाना होता है तो उसका ज्वलन ताप कम किया जाता है। और कम करने के लिए मिट्टी, तेल या डीजल का उपयोग किया जाता है, जिससे उसका ज्वलन ताप कम जाता है और सीधा सलाई बार के फेंकते ही लहर जाता है। तो किसी भी लकड़ी को जलाने के लिए आप देखे होइएगा ये मिट्टी, तेल या डीजल का उपयोग किया जाता है। और इसके पीछे का कारण है कि इसका ज्वलन ताप कम करना। जब ये ज्वलन ताप कम करेंगे और उसके बाद जब ये सलाई बार के फेंकेंगे तो ज्वलन ताप कम है और उसका जो तापमान है, सलाई के जो जल रहा है उसका तापमान भी ज्यादा है, उसका कम है, फटाक से न लहर जाएगा। लेकिन पूरा बुक के लहराने का बात आए तो नहीं लहरेगा, लेकिन इसका ज्वलन ताप ज्यादा है। जब इसी बुक पे हम डीजल पेट्रोल छीट देंगे तो फटाक से न लहर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम हो जाएगा। तो किसी भी लकड़ी को देखिएगा कहीं पे जब जलाया जाता है
तो डीजल पेट्रोल किस लिए छीटा जाता है? ज्वलन ताप कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला हो गया ज्वलन ताप, और दूसरा हो गया, पहला हो गया ऑक्सीजन की आपूर्ति, दूसरा हो गया ज्वलन ताप, और तीसरा होता है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ कि हम जिस चीज को जला रहे हैं वो ज्वलनशील है कि नहीं, वो जल भी सकता है कि नहीं। अब मान लीजिए हम पत्थर में आग लगा रहे हैं, वो आग लगेगा, चुट्टा गर्म हो जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं, क्योंकि पत्थर में आग लग ही नहीं सकता है। हम बालू में आग लगा रहे हैं, लगेगा, बालू जलबे नहीं करेगा। तो जलने वाला भी होना चाहिए। किसी भी चीज को हम जलाना चाहते हैं तो पहले तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए, और वो ज्वलन ताप एक निश्चित होगा, वहां पे पहुंचने के बाद ही वो जलना प्रारंभ करेगा। और दूसरा, इसका मतलब कि हम जलाना चाहेंगे तो उसका उतना ज्वलन ताप देना पड़ेगा जितना पे वो जल उठे। और तीसरा है ज्वलनशील पदार्थ कि हम जिस पदार्थ को जला रहे हैं वो जलने वाला है कि नहीं। अब हम बालू गिट्टी को जला रहे हैं, नहीं जलेगा क्योंकि जलने वाला है ही नहीं। तो ये है दहन के बारे में। तो दहन के 3 आवश्यक शर्त है। पहला ऑक्सीजन की आपूर्ति, दूसरा ज्वलन ताप, और तीसरा ज्वलनशील पदार्थ। और ये कंसेप्ट आप लोग को क्लास 8 में भी पढ़ना था, और उम्मीद करते हैं पढ़े भी होंगे। वहां पर भी शायद पहले लेसन में आप लोगों को पढ़ना था, क्योंकि आप लोगों के समय बुक चेंज नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला दहन देख लिए, अब ज्वाला देखना है। अब क्या देखना है? ज्वाला। जैसे ये कोई मोमबत्ती है मेरे पास, ये मोमबत्ती है, ठीक, नॉर्मल, ये मोमबत्ती है। और इसके बीच में देखिएगा बत्ती गया रहता है, और ये ऐसे निकला। जब हम इसमें आग लगाते हैं तो इस प्रकार से जलना प्रारंभ कर, ठीक। तो जो मोमबत्ती का ज्वाला है वो ऐसे है, जल रहा है, इस तरह क्या है? जल रहा है। और इसका 3 भाग होता है। इस ज्वाला का कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। तो जो सबसे एक होगा बाहरी भाग, उसको बोलेंगे बाह्य भाग। आप लोग के बुक में कैसे लिखा है? एक मिनट रुक जाइएगा, आपको लिखने में नहीं, बाहर गड़बड़ा जाएंगे। चलिए, पहला है प्रकाशहीन मंडल। अच्छा, इसका वो नाम है प्रकाशहीन मंडल, मतलब कि जो जैसा ये काम करता है उसी हिसाब से आपने नाम दे दिया है। दूसरा है प्रकाशमान मंडल, और तीसरा है केंद्र। ये है प्रकाशमान मंडल, मंडल मतलब होता है मंडल, और ये है केंद्र, बीच में है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। अब समझिएगा कंसेप्ट। ये जो बीच में है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इसमें तो प्रकाश तो ठीक ठाक होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, यहाँ पे दहन नहीं होता है। तो ये क्षेत्र कैसा होगा? ठंडा होगा। कैसा उस समय होगा? ठंडा होगा। अभी नहीं, हाथ लगा के देख लीजिए, ये कैसा होगा? ठंडा होगा। और इसका रंग कैसा होगा? नीला होगा। कैसा रंग होगा? नीला। इसलिए जब गैस जले या फिर मोमबत्ती जले तो आप ध्यान से देखिएगा, उसके बीच में नीला जलते हुए दिखे। और जो बाहरी परत होगा, इसके बाहर बीच वाला, उसमें प्रकाश होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थोड़ा बहुत जाता है, तो इसलिए ये पीला होता है। कैसा होता है? पीला। और इसका रंग पीला होता है, और इसमें ऑक्सीजन थोड़ा बहुत जाता है, इसलिए ये प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं। तो ये है प्रकाशमान। और जो सबसे बाहर है प्रकाशहीन, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बाहर न है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चारों तरफ होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका ऊष्मा बहुत ज्यादा होता है, ऊष्मा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो सबसे बाहरी परत होता है वो ज्यादा गर्म होता है, और अंदर वाला परत ठंडा होता है। काहे हो रहा है? ऑक्सीजन के अधिकता और ऑक्सीजन के कमी के
कारण। तो ये है मोमबत्ती का कंसेप्ट। और ये जो मोम है ना, इसका सूत्र होता है C26H52, C25H52, C25H52। ये है मोमबत्ती का मोम का सूत्र। ये याद रखिएगा, मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है, C25H52 मोम। हालांकि मोम को अलग अलग तरह से निकाला जाता है। एक जो मधुमक्खी होते हैं जिसका शहद निकलता है, उसमें भी मोम होता है। उसका जो छत्ता होते हैं ना, उससे भी मोम प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया, जिसमें कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक। आगे पढ़ना है। और इसी में अब जानना है एलपीजी। तो जब हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे दो चीज पढ़ेंगे, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो अकार्बनिक आप लोगों को पढ़ना है वैसे, और कार्बनिक भी पढ़ना है, मतलब दोनों पढ़ना होगा, देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे समझिए, हाँ, हाइड्रोकार्बन में कंसेप्ट आता है। तो आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिलन हो। देखिए, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो ये कंसेप्ट से पढ़ना है आप लोगों को, हाइड्रो और कार्बन वाला कंसेप्ट। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि पहला होता है मीथेन, उसके बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नेनॉन, डेकॉन। ये सब आप लोगों को पढ़ना है आगे। और मेथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो मेथेन है ना, इसी से बनता है CNG। क्या बनता है, CNG। तो ये अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इस तीनों को मिला के बनता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। आप लोग के घर में जो LPG गैस आता है खाना बनने वाला, उसमें क्या क्या होता है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्यूटेन। तो आपको पूछेगा कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन। कितना परसेंट, तो लगभग 80% क्या होता है, ब्यूटेन। अब समझिए कंसेप्ट, ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है ना, ये गंध नहीं देता, ठीक, और एथेन थोड़ा मोड़ा गंध देता है। तो एथेन को थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया, मतलब इसको दूसरे चीज से अभिक्रिया करा के इसको बना दिया जाता है एथेन मरकैप्टन। एथेन मरकैप्टन। और ये छोटा जो है ना, बहुते गंध देता है, और इसी को भी मिला दिया जाता है एलपीजी गैस में। तो जब आपके घर में गैस लीक होगा ना, तो जो एथेन मरकैप्टन है ना, गंध देने लगेगा। आप जब सूंघिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं गैस लीक हुआ है। तो जब भी गैस लीक होता है और आपको जो गंध जाता है, वो गंध किसका होता है, एथेन मरकैप्टन का। तो क्वेश्चन पूछेगा, एलपीजी गैस में दुर्गंध हेतु किसको मिलाया जाता है, तो एथेन मरकैप्टन को। क्यों मिलाया जाता है, ताकि गैस लीक की पता चल सके। वरना मान लीजिए गैस लीक हो गया, पूरा रूम में गैस लीक है, और आप गए कुछ बनाने, या मान लीजिए आपके मम्मी गई कुछ बनाने कि आज मेरे बउआ को चाउमीन खिलाएंगे, और बस जब ये मारेगा लाइटर, तो पूरा रूम में गैस था, सीधा आग पकड़ेगा, फटाक से दिलोड़ा मारेगा, ले, और बन जाएगी मम्मी की चाउमीन। तो कुछ भी हो सकता है। इससे सुरक्षा के लिए क्या मिला दिया गया है, एथेन मरकैप्टन। तो एलपीजी में क्या मिलाया जाता है, एथेन मरकैप्टन है, या पीछे है लिखा हुआ एथिल मरकैप्टन। तो ये मिला दिया जाता है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे। और ये जो कंसेप्ट है हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में होगा। देखते हैं, एक मिनट बताते हैं क्या है नाम चैप्टर का, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। तो वहां पे हम लोग एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना
ख्याल रखिए।